ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सोक्राइन ग्लैंड पढ़ लिया था और एंडोक्राइन का इंट्रोडक्शन दिया हुआ था। ठीक है, एंडोक्राइन में भी हम ब्रेन में जो पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं अगर पूछूं कि बताओ जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, उससे क्या निकलता है, हार्मोन या एंजाइम? ठीक है, हार्मोन निकलता है। दूसरे टाइप की जो ग्लैंड थी वो थी एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि मैंने बताया था अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। एक तो ब्रेन में पाई जाएंगी, है ना, ब्रेन यानी मस्तिष्क में। उसके बाद यहाँ आएगा थ्रोट में पाई जाएंगी, थ्रोट यानी गले में पाई जाएंगी। फिर यहाँ थाइमस थोरैसिक में पाई जाएंगी, थोरैसिक में पाई जाएंगी। ठीक है, थोरैसिक में पाई जाएंगी। उसके बाद और अंतःस्रावी ग्रंथियां कहाँ पाई जाएंगी, तो और मैंने बताया था कि जैसे जैसे हमारा जो ये होता है किडनी होता है, सॉरी किडनी कह रहा हूं, ये क्या है, ये यकृत, लिवर, लिवर, लिवर में। उसके बाद जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज में भी, ठीक है, पेनक्रियाज से भी कुछ हार्मोन निकलेंगे। उसके बाद जो फीमेल होती हैं, फीमेल में होता है ओवरी, ओवरी, और मेल में होता है टेस्टिस, टेस्टिस। ठीक है, इन सब के बारे में ओवरव्यू दिया हुआ था और हमने ब्रेन स्टार्ट किया था। तो चलते हैं ब्रेन में। बताओ कितने ग्रंथियां पाई जाती हैं ब्रेन की, कौन सी ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ लिया था। इसको मैं यहां रख देता हूं। ठीक है, यहां ब्रेन में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया था, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ लिया था। बताओ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को, है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड पहला, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। बताओ पीयूष ग्रंथि कितने टाइप के हार्मोन्स को रिलीज करती है? 5 प्रकार के। कौन सा था? पहला टीएसएच, टीएसएच क्या था? थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। दूसरा क्या था? एसटीएच, एसटीएच यानी सिमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। तीसरा क्या था? तीसरा एलटीएच, एलटीएच यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन, है ना, लैक्टोजेनिक हार्मोन। चौथा क्या था? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और पांचवा क्या था? पांचवा था वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये 5 तरीके के हार्मोन के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं, हम समझते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में। इसके बारे में हाइपोथैलेमस। तो मैं नया स्लाइड ले लेता हूं और समझते हैं हाइपोथैलेमस। देखो दूसरी जो ग्रंथि है इसमें है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये क्या करता है? तो ये हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करने का काम करता है? इमोशन। जब मैं ब्रेन पढ़ा रहा था तब भी बताया था मैंने कि इमोशंस को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमें किसी पर प्यार आ रहा है, किसी पर गुस्सा आ रहा है, किसी से घृणा हो रही है ना, हम किसी से झगड़ा करना चाहते हैं, तो जितने भी इमोशंस है, रोना आ रहा है, हंसना आ रहा है, सारे के सारे इमोशंस को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। जब हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिवेट होता है, जब ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिवेट होता है, तब उस सिचुएशन में जो पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड है ये काम करना स्लो कर देती है। ठीक है, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड सारे दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड इसका दादा है। क्यों? क्योंकि जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है तो पिट्यूटरी किसी को भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। हमारी बॉडी में जैसे कोई भी इमोशन आ गया, जैसे हम बहुत खुश हो गए, खुशी में हम किसी को कुछ भी दे देते हैं, ठीक है, या बहुत गुस्सा हो गए,
गुस्से में हम किसी का मार के सर फोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, उस वक्त हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा कि हमें सोच विचार के साथ जो है एक्ट करना चाहिए। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड डीएक्टिवेट हो चुका है, मतलब बहुत कम मात्रा में काम कर रहा है। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड काम कर रहा होता तो हमारे बॉडी में अगर जैसे गुस्सा आता है तो बीपी बढ़ जाता है, तो बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है जो है ये TSH, है ना, थायराइड स्टिमुलेटेड जो हार्मोन होते हैं। अब इनको रिलीज ही नहीं कर पा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो हमारा गुस्सा कम ही नहीं हो रहा है। समझा रहा? तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि सब पिट्यूटरी ग्लैंड से भी शक्तिशाली ग्लैंड कौन सा है, तो हाइपोथैलेमस है, क्योंकि जब हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को कमजोर कर देता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लास्ट है हमारा इसमें पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड देखो, तीसरा जब हम पिनियल ग्लैंड की बात करते हैं, पिनियल ग्लैंड, ठीक है, पिनियल ग्लैंड, ये ग्लैंड क्या करता है? तो ये मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन? मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन नींद लाने में बहुत हेल्प करता है। नींद लाने में अगर मेलाटोनिन हार्मोन की मात्रा बहुत अधिक है, बहुत अधिक रिलीज हो रहा है मेलाटोनिन, तो नींद बहुत ज्यादा आएगी। नींद बहुत ज्यादा आएगी। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे, उनको आप देखोगे तो वो हमेशा दिन भर सोते रहते हैं। ठीक है, उनको बस खाना मिल गया थोड़ा सा, उसके बाद सुला दो, सो जाएंगे। और जैसे ही भूख लगेगी तो अपना पेट खोल खोल के दिखाएगा, मम्मी भूख लग गया है, लाओ कुछ, हाथ पैर मारेगा। ठीक है, हाथ पैर मारेगा। और जैसे ही इसको खाना मिल जाएगा, ठीक है, देख रहे हो, एकदम भूख लग गया, हाथ एकदम भूख लगा है, पेट वेट खोल के दिखाएगा एकदम। जैसे ही माँ लेके आएगी, खाएगा पिएगा दूध और झोप जाएगा, मतलब सो जाएगा। तो बच्चों में मेलाटोनिन बहुत अधिक होता है। यंग एज में भी मेलाटोनिन बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह मतलब कि बच्चों से कम हो जाता है, लेकिन बुढ़ापों की अपेक्षा तो अधिक ही रहता है। इसलिए हमें जब हम पढ़ते रहते हैं तो नींद बहुत ज्यादा आती है। समझ लो किसी में अगर नींद बहुत ज्यादा आ रही है तो उसमें मेलाटोनिन की मात्रा बहुत अधिक हो रही है। और जैसे जैसे हम एज बढ़ती जाती है, बूढ़े होते जाते हैं, तो मेलाटोनिन की मात्रा घटती जाती है, फिर हमें नींद आना कम हो जाता है। तो आप अपने बूढ़े दादा दादी को देखोगे, रात को लेट सोएंगे, सुबह जल्दी उठ जाएंगे। क्यों? उन्हें नींद ही नहीं आती, मेलाटोनिन जो है उनका निकलना बंद हो चुका रहता है। क्योंकि ये एज के साथ कम ज्यादा होते रहता है मेलाटोनिन हार्मोन, और निकलता है पिनियल ग्लैंड से। इसलिए पिनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ग्लैंड। क्यों कहते हैं बायोलॉजिकल ग्लैंड? क्योंकि ये एज के अकॉर्डिंग कम होते रहता है। बच्चों में मेलाटोनिन सबसे अधिक, फिर यंग एज में थोड़ा कम, और उसके बाद बुढ़ापे में बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों में मेलाटोनिन बहुत ज्यादा होता है। जो घोड़े होते हैं, घोड़े, हॉर्स, ये घोड़े में मेलाटोनिन इतना अधिक होता है कि घोड़ा खड़े खड़े ही सो जाता है, खड़े खड़े ही घोड़ा सो जाता है। तो घोड़े में भी मेलाटोनिन अधिक होता है। लेकिन जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स में मेलाटोनिन बहुत कम होता है। इसलिए डॉग अगर सोया है, कुत्ता सोया है, आप उसके पास से गुजर जाओगे तो उसकी आंखें खुल जाएगी तुरंत। थोड़ा भी खुर खुर होगा कुछ उसके आजू बाजू में, वो तुरंत समझ जाएगा, ओ माय गॉड देयर इज समथिंग हैपनिंग अराउंड मी, तुरंत आंख खोल देगा, तुरंत आंख खोल देगा। समझ में आ गया? तो पिनियल ग्लैंड को और किस नाम से जानते हैं? बायोलॉजिकल ग्लैंड कहते हैं। पिनियल ग्लैंड क्या रिलीज करता है? मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन किस में हेल्प करता है? नींद लाने में हेल्प करता है, नींद लाने में हेल्प करता है। तो दिमाग में पाए जाने वाले जो भी ग्लैंड थे, 3 तरीके के, वो हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गले में। गले में यानी थ्रोट। थ्रोट में होता है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, मैं दिखाता हूं। जैसे गले में ये पाई जाती है थायराइड ग्लैंड। मैं यहाँ नया पेज पर ले लेता हूँ एक। ठीक है, देखो, तो बड़ा कर लेता हूँ। ये देखो, जैसे ये गला होता है, वैसे तो मैं यहाँ दिखा दूं, कहाँ गया जी, तो भी यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, पहले यहाँ देखो, फिर उसके बाद बड़ा करता हूँ। देखो यहाँ पर
ये थाइमस को दिखा रहा है जो छाती में है, ये तो छाती वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो गला होता है, गले के पास पाई जाती है ये ऐसी स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड। तो थायराइड कहाँ पाया जाता है? गले में पाया जाता है। अब इनको छोटा कर दो, इधर हटा दो, ठीक है। अब देखो ऐसे ही इसी थायराइड के पीछे वाले सेक्शन में, ठीक है, थायराइड को अगर हम पीछे से देखेंगे तो पीछे वाले सेक्शन में छोटे छोटे बटन के स्ट्रक्चर के कुछ ग्लैंड पाए जाएंगे, उसको हम कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। समझ में आ रहा? पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब देखो ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, थायराइड ग्लैंड, ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। यानी इससे निकलने वाला थायरोक्सिन, मैंने बताया थायरोक्सिन किसके कहने पर रिलीज किया जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के कहने पर। तो ये निकालता है थायरोक्सिन, और थायरोक्सिन हमारे ब्लड प्रेशर को कम कर देता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। और इसी थायराइड ग्लैंड की वजह से शरीर में फैट बढ़ने लगता है, तो जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं में ये थायराइड बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है, इसलिए महिलाओं को गुस्सा बहुत कम आता है क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर कम रहता है। और अधिकतर महिलाएं आपको मोटी दिखाई देंगी, क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है उनके शरीर को फुगाने लगता है। समझ में? उनके मसल्स मोटे नहीं होते, उनमें फैट बढ़ने लगता है, इसलिए वो मोटे हो जाते हैं। तो उनको आप उठाओगे तो आराम से उठा सकते हो, क्योंकि फैट हल्का होता है, फैट भारी नहीं होता है। समझ में? ओके, तो महिलाओं में फैट बढ़ने का कारण क्या होता है? ये थायराइड ग्रंथि। इसलिए जब कोई महिला बहुत ज्यादा मोटी होने लगती है तो उसे अपना थायराइड वगैरह चेक करा लेना चाहिए, ठीक है। देखो मोटापा या फैटी बॉडी प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है, इसलिए बॉडी शरीर को मेंटेन करके रखना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? ओके, तो पहला गले के आगे वाले हिस्से में पाया जाता है, गले के पास जो रहता है वो होता है थायराइड, इसी थायराइड के पीछे पाया जाता है पैराथायरॉइड, ठीक है, पैराथायरॉइड हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस के बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। पैराथायरॉइड क्या करता है? हमारी बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस, हम बताया ना जब हम हड्डियां पढ़ रहे थे तो हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी होती है, फिर हमारे बॉडी में फास्फोरस पाया जाता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी जलती है। जब हम आदमी मर जाते हैं उन्हें जलाते हैं तो बॉडी एकदम धड़क धड़क के जलती है, किसकी वजह से? फास्फोरस की वजह से। माचिस की जो तीली होती है, माचिस की तीली में क्या लगा रहता है? फास्फोरस लगा रहता है। समझ में? तो पैराथायरॉइड क्या करता है? हमारे बॉडी में कैल्शियम और फास्फोरस को बैलेंस करने में मतलब कि हेल्प करता है। इसके बाद एक यही ऐसी ग्रंथि है जो पिट्यूटरी ग्लैंड की बात नहीं मानती, डज नॉट फॉलो पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पीयूष ग्रंथि हर दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल तो कर लेता है लेकिन पैराथायरॉइड को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो अगर पूछेगा कि कौन सी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि की बात नहीं मानती, तो वो है पैराथायरॉइड ग्लैंड। समझ में आ गया? बताओ थायराइड ग्लैंड क्या रिलीज करता है? थायरोक्सिन। और पैराथायरॉइड का काम क्या होता है? कैल्शियम फास्फोरस के बैलेंस को मेंटेन करना, तो हमने गले में देख लिया। अब गले के नीचे आते हैं तो हमको मिलेगा थोरैसिक, यानी छाती के पास, ठीक है। छाती के पास हमें क्या मिलेगा? थोरैसिक। तो देखो थोरैसिक ये दिखाई दे रहा है, उसको हम थोरैसिक में पाया जाता है थाइमस ग्लैंड। थोरैसिक में क्या पाया जाएगा? छाती को हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में कहते हैं थोरैसिक, ठीक है। थोरैसिक में पाया जाता है थाइमस ग्लैंड प्रोटीन हार्मोन्स को रिलीज करता है, मतलब कि प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। प्रोटीन बनाने का काम करता है। अब ये जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये भी 15 साल की एज तक ही काम करता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, उसके जन्म से 15 साल की एज तक ये प्रोटीन को बनाते रहता है। इसीलिए बच्चा चाहे किसी गरीब का हो या अमीर का हो, 15 साल तक अगर उसे कम भी भोजन मिलता है ना तो भी वो सरवाइव कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो छाती में स्टर्नम में पाए जाने वाले स्टर्नम के नीचे पाए जाने वाला जो
थाइमस ग्लैंड है ये प्रोटीन, एक्स्ट्रा प्रोटीन का निर्माण करते रहता है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटीन का निर्माण करते रहता है, समझा। इसीलिए बच्चा जो ज्यादा भूखा नहीं होता है उसे बहुत कम भूख लगती है। बच्चों को मार मार के खाना खिलाना पड़ता है ना। मम्मी देखो आगे पीछे भागती रहेगी। जब वो छोटा रहता है तो उसे भूख लग जाता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है, चलने फिरने लगता है, तब उसको खाना पीना दिन भर मत दो, कोई टेंशन नहीं है। फिर मम्मी उसके पीछे लेके डंडा लेके दौड़ेगी, खाना लेके दौड़ेगी, दूध का कटोरी लेके दौड़ेगी, वो भागता रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो थाइमस ग्लैंड है वो लगातार प्रोटीन बनाते रहता है, जिसकी वजह से उसके बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती है, तो उसे भूख नहीं लगती है। समझ में आया? तो थाइमस ग्लैंड क्या करता है? प्रोटीन प्रोडक्शन का काम करता है। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब देखो, अब हम इससे नीचे आएंगे तो हमको मिल जाएगा लीवर और पेनक्रियास। मैंने बताया लीवर और पेनक्रियास को हमें मिक्स्ड ग्लैंड में पढ़ना है, क्योंकि इसमें से हार्मोन और एंजाइम दोनों निकलते हैं, ठीक है, तो उसको हम मिक्स्ड ग्लैंड में पढ़ लेंगे। अब यहाँ आते हैं तो हमको यहाँ देखने को मिलता है किडनी, ठीक है, किडनी। तो देखो, मैं अगर देखूं इसमें होगा, इमेज होगा, हाँ देखो, किडनी के ऊपर हमें देखने को मिलता है एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है एड्रीनलिन हार्मोन। मैं दिखाता हूं, देखो ये जो किडनी होता है, किडनी के ऊपर दिखाई दे रहा है, एक किडनी है ना, किडनी, और किडनी के ऊपर ये है एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है एड्रीनलिन हार्मोन। क्या निकलता है? एड्रीनलिन हार्मोन। ये हार्मोन जैसे ही ब्लड में मिक्स होता है, ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, बीपी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और जैसे ही बीपी को बढ़ाता है, आदमी हाइपर एक्टिव मोड में चला जाता है, मतलब कि उसके अंदर उत्तेजना क्रिएट हो जाती है, किसी को मार धाड़ दे दो, उसका गुस्सा भर जाएगा, ठीक है। इसलिए जब लड़ाई वगैरह पर जाया जाता है, तो लड़ाई पर जाने से पहले कुछ ऐसा काम किया जाता है कि ये एड्रीनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाए। तो क्या करते हैं, आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि लोग जोर जोर से नगाड़े बजाते हैं, या जोर जोर से किसी स्लोगन को कहते हैं, जैसे भारत माता की जय, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, ऐसे चिल्लाते हैं। क्यों? चिल्लाने से हमारे कानों पर जो आवाज पड़ता है, उस ईयर ड्रम पर पड़ने वाली आवाज की वजह से एड्रीनल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही एड्रीनल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, बॉडी में एड्रीनलिन की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा और हमें एक्टिवेट कर देता है। फिर हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, सिर्फ मार धाड़ ही दिखाई देती है। समझ में आ रहा? इसीलिए एड्रीनलिन हार्मोन होता है, इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है। और इसे फाइट एंड फ्लाइट, यानी लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं, यानी लड़ो और उड़ो। ये बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है, कुछ ही समय के लिए रहता है, इसलिए इसे फाइट एंड फ्लाइट। अब कोई गुस्सा रहता है तो क्या, कितने टाइम तक गुस्सा रहेगा? कुछ ही समय तक गुस्सा रहता है, उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। तो देखो, गुस्सा आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना चाहिए। जैसे ही ब्लड प्रेशर एकदम बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है, आदमी को गुस्सा आ जाएगा। अब ब्लड प्रेशर को कम करना है, तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किसे ऑर्डर देगा? वो कहेगा ये थाइमस ग्लैंड को कि थाइमस ग्लैंड थायरोक्सिन को रिलीज करो, ताकि उसके जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे आए, कंट्रोल आए, और उसका गुस्सा शांत हो जाता है। उसका गुस्सा क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना चीज क्लियर हो गया? ओके, बहुत बढ़िया। चलो, तो देखो, हमने जो एंडोक्राइन ग्लैंड था उसमें हमने किडनी को देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं ओवरी को। अब ओवरी और टेस्टिस के बारे में मैंने पढ़ा दिया है पूरा अच्छे तरीके से, है ना। अगर मैं ओवरी के बारे में बताऊं, ओवरी यानी अंडाशय। बताओ, अंडाशय के अंदर से कौन से हार्मोन निकलते हैं? मैंने बताया था, पहला तो एक होता है एस्ट्रोजेन हार्मोन, जो क्या करता है? यूट्रस में यूटरीन
यूटेरियन लाइनिंग को बनाने में हेल्प करता है, जो ब्लड के लेयर्स होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ये हार्मोन क्या करता है, उस यूटेरियन लाइनिंग को मेंटेन करने में मदद करता है। उसके बाद प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन। तो ओवरी से ये 3 तरीके के हार्मोन निकलते हैं, समझ में आया? ओवरी से ये 3 तरीके के हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ठीक है, रिलैक्सिन। उसके बाद अगर हम टेस्टिस की बात करते हैं, मेन में पाए जाने वाला टेस्टिस, तो टेस्टिस में देखो 2 चीजें निकलती हैं। एक तो निकलता है स्पर्म में ब्लड नहीं होता है, लेकिन एक होता है टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये हमारे सेक्सुअल जो डिजायर है उसको बढ़ाता है, मेल सेक्सुअल कैरेक्टर को इंक्रीज करता है, जैसे हमारी मूछें आने, मसल्स में डेवलपमेंट होना, आवाज का भारी होना, ठीक है, इन सबको बढ़ाने में हेल्प करता है। तो टेस्टोस्टेरोन ये सीधा जाकर के ब्लड में मिक्स होता है, इसलिए टेस्टिस को हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। टेस्टिस को किस में रख सकते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, क्योंकि टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है स्पर्म ब्लड में नहीं मिलता है, या स्पर्म जब बाहर निकलता है तो देखा है तुमने खून निकल रहा हो, नहीं, स्पर्म ब्लड में नहीं मिलता है। लेकिन जो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन ये ब्लड में मिक्स होता है और हमारे सेक्सुअल डिजायर को बढ़ाता है। अब देखो, ये जो ओवरी और टेस्टिस होते हैं, इनको बायोलॉजिकल टर्म में गोनाड ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गोनाड ग्लैंड। देखो मैं लिख रहा हूं, इन सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं, ओवरी और टेस्टिस, इन्हें हम कहते हैं गोनाड्स ग्लैंड, ठीक है, गोनाड्स ग्लैंड। ये नाम याद रखना है, टेक्निकल नाम। ये पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इनमें से किस ग्लैंड को गोनाड ग्लैंड कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड या ओवरी। तो ओवरी, ये जो ओवरी या टेस्टिस, इन दोनों को ही हम गोनाड ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और इनके अंदर से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है ना, इसे हम जो है ये स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली हार्मोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन टेस्टोस्टेरोन हो गया या प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन या रिलैक्सिन, इन सबको हम क्या कहते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन याद रखना। बस इसमें यही एक ऐसा हार्मोन है, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन और ओवरी से निकलने वाला एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, जो प्रोटीन न होकर के क्या कहलाता है, स्टेरॉइड कहलाते हैं, स्टेरॉइड, समझ में। तो देखो जो जिम वगैरह करते हैं उनको आपने देखा होगा कि वो लोग स्टेरॉइड का सेवन ज्यादा करते हैं, स्टेरॉइड की मात्रा लेते हैं। तो स्टेरॉइड लेने से बॉडी में काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, गलत प्रभाव भी पड़ते हैं, समझा। तो स्टेरॉइड वगैरह नहीं लेना चाहिए। अब स्टेरॉइड क्या करता है, ये हमारे अंदर के जो ये होते हैं WBC होते हैं ना, जो WBC होते हैं उनको, उनकी जो मारने की क्षमता होती है उसको भी कम कर देता है, उनको मारने की क्षमता कम कर देती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कई सारी बीमारियां होने की संभावनाएं हो जाती हैं। तो कोरोना के टाइम पीरियड में लोगों को क्या दिया जा रहा था, स्टेरॉइड दिया जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो हमारा WBC था ये कोरोना को मारने के चक्कर में हमारे शरीर को ही मारने लग रहा था, इसीलिए डॉक्टर ने स्टेरॉइड दे करके जो WBC होता है उसकी क्षमता को ही कम कर दिया। अब उसकी अगर क्षमता, एंटीबॉडी को अगर कम कर देंगे, एंटीबॉडी की क्षमता को कम कर देंगे, तो हमारे जो दूसरे छोटे मोटे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है वो हावी हो जाएंगे, और इसीलिए तरह तरह के हमें डिजीज होने लग रहे थे। तो ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां देखने को मिली थी, कब? कोरोना के टाइम पीरियड में, समझ में आया? एस्टेरॉइड। तो बताओ, जो टेस्टिस और ओवरी है उन्हें हम कौन सा ग्लैंड कहते हैं? गोनाड्स ग्लैंड, ठीक है, गोनाड्स ग्लैंड्स। इनसे निकलने वाला हार्मोन को स्टेरॉइड हार्मोन, इतना क्लियर हो गया? ओके।
तो हमारा यहाँ पर जो एंडोक्राइन हार्मोन था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं मिक्स्ड, मतलब एंडोक्राइन जो ग्लैंड था वो कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में समझ लेते हैं। देखो, मिक्स्ड ग्लैंड में सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, ऐसे ग्लैंड जो दोनों एंजाइम और हार्मोन दोनों को रिलीज करते हो, उन्हें हम मिक्स्ड ग्लैंड की कैटेगरी में रखते हैं। मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। इसमें क्या निकलता है, एंजाइम, एंजाइम प्लस हार्मोन, दोनों ही प्रोटीन्स हैं। एंजाइम ब्लड में नहीं मिलता है, ब्लड में नहीं मिलता है, और हार्मोन ब्लड में मिल जाता है। देखो मैं बार बार बता रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो मिक्स्ड ग्लैंड में पहली जो हम चीज रखते हैं वो हम रखते हैं अपने लीवर को, लीवर यानी यकृत को, और दूसरा फिर हम रखेंगे पैनक्रियाज को, ठीक है। फिर तीसरा हम चाहे तो अपने टेस्टिस को भी रख सकते हैं। तो पहले लीवर के बारे में समझते हैं। लीवर हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ा पार्ट होता है, लेकिन सबसे बड़ा पार्ट होता है, लेकिन कहेगा कि शरीर का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट तो स्किन होता है, लेकिन बॉडी में इनसाइड आवर बॉडी लार्जेस्ट पार्ट इनसाइड आवर बॉडी ये होता है लीवर, ठीक है। तो लीवर से यहां हम स्टार्ट करते हैं, लीवर, 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 ठीक है। बताओ, ये होता है लार्जेस्ट पार्ट इनसाइड बॉडी, इनसाइड बॉडी कहो, या ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड कहो, लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड। ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर होता है, ठीक है, ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर होता है। लेकिन अगर कहेगा कि बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है तो स्किन होता है, ये याद रखना, ठीक है, लार्जेस्ट ग्लैंड। अब देखो ये क्या होता है, लीवर में ना सेल डिवीजन, सेल डिवीजन सबसे तेजी से होता है, सेल डिवीजन फास्टेस्ट होता है, फास्टेस्ट। इसलिए अगर किसी ने आपके लीवर में चाकू मार दिया है तो इसकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। डॉक्टर थोड़ा सा स्ट्रेचेस मारेगा और जल्द ही ये रिकवर हो जाएगा। बॉडी के अदर हिस्से में अगर चाकू लगता है तो उसको रिकवर करने में टाइम लगता है, लेकिन लीवर में अगर चाकू लग जाता है तो ये रिकवरी हो जाती है। आप अपना लीवर आधा काट भी देते हो तो भी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपने देखा होगा कि बेटी ने अपने बाप को लीवर अपना ट्रांसप्लांट करवाया है, किया है, समझा क्यों, क्योंकि वो आराम से हो जाता है। अब ये जो सेल होता है ना, लीवर में पाए जाने वाला जो सेल होता है वो उसका यूनिट, अभी मैं लास्ट में मतलब कि जब ये सब हो जाएगा तो समझाऊंगा कि कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स किन सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो इस लीवर के जो सेल होते हैं, यूनिट होते हैं, उन्हें हम हेप्टिक सेल कहते हैं, यानी हेप्टिक सेल, हेप्टिक सेल, हेप्टिक सेल से मिल करके बनता है हमारा लीवर। लीवर का जो स्मॉलेस्ट जैसे सेल से मिलकर ही बना हुआ है, तो लीवर के सेल का नाम क्या है, लीवर के सेल का नाम है हेप्टिक सेल, हेप्टिक सेल, हेप्टिक सेल, समझ में, हेप्टिक सेल, हेप्टिक सेल। इतना क्लियर है? ओके ओके। अब हम इसमें समझते हैं कि ये क्या करता है। पहली बात तो ये विटामिन ए और विटामिन डी को स्टोर करके रखता है। किसको? विटामिन ए और डी, विटामिन ए और डी को स्टोर करके रखता है, और फैट का प्रोडक्शन करता है, फैट का प्रोडक्शन करता है, फैट का प्रोडक्शन। इसलिए जब भी हम खाना खाते हैं तो उस खाने में जो फैट होता है, खाने से फैट वगैरह प्रोड्यूस करने का काम करता है ये हमारा लीवर, और लीवर प्रोड्यूस करके उसे पेट के ही पास रख देता है। इसलिए जब कभी भी फैट जमा होगा तो सबसे पहले वो पेट के पास ही जमा होता है, हमारा तोंद निकलता है, उसके बाद बॉडी के किसी अदर पार्ट्स पर फैट इकट्ठा होता है, समझ में आया? तो लीवर क्या करता है, विटामिन ए और डी को स्टोर करता है और फैट प्रोडक्शन का काम करता है, फैट प्रोडक्शन का काम करता है। अब इसके अंदर हम ये समझते हैं कि कौन सा हार्मोन निकलता है और कौन से एंजाइम निकलते हैं। तो पहले एंजाइम देख लेते हैं। वैसे तो हमको पता है एंजाइम, और मैं एक साइड लिख देता हूं हार्मोन, हार्मोन। देखो एंजाइम की अगर बात करें तो इसी में पाया जाता है जो गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर, ठीक है, बाइल, बाइल जूस निकलता है, गॉल
ब्लैडर से, गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है? गॉल जूस, या इसे हम बाइल कहते हैं, ठीक है, पित्त। उसके बाद इसी में से निकलता है बिलिरुबिन। क्या निकलता है? बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन क्या करता है? ये जो खाना पच जाता है, उस पचे हुए खाने को कलर प्रोवाइड करता है। कलर, कौन सा कलर? येलो कलर। येलो कलर। इसलिए आप कौन सा भी, चाहे काला बैगन खाओ, हरा जो है पालक खाओ, व्हाइट गोभी खाओ, सब सुबह सुबह पीला ही निकलेगा। समझ में आया? पीला। अब अगर हमारे बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाए, ठीक है, बिलिरुबिन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाए, तो इसे ही हम कहते हैं ज्वाइंडिस यानी पीलिया। क्या कहते हैं? ज्वाइंडिस यानी पीलिया। तो अरे कुछ पी लिया नहीं बेवकूफ, पीलिया, पीलिया, ज्वाइंडिस। हमारा शरीर पीला हो जाता है, हमें चीजें पीली पीली दिखने लगती है। अब इस ज्वाइंडिस के भी 3 टाइप होते हैं, ठीक है। एक को हम कहते हैं हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए। दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी। तीसरा होता है हेपेटाइटिस सी, ठीक है। देखो, हेपेटाइटिस ए नॉर्मल सिचुएशन होती है, इसमें दवा वगैरह लो, आपका पीलिया ठीक हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, डेंजर सिचुएशन में आ जाती है, इसमें पानी वानी चढ़ाने की समस्या आ जाएगी, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा। और अगर जॉइंडिस तीसरे लेवल पे चला गया तो आदमी की मौत हो जाएगी। समझ में आया? आदमी की मौत हो जाएगी। समझ में आया? तो हेपेटाइटिस ए बी सी ये क्या है? ये जॉइंडिस के ही टाइप है। जॉइंडिस कैसे होता है? बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। समझ में आया? तो ये एंजाइम कौन कौन से निकाला? एक तो गॉल ब्लैडर से निकालेगा बाइल जूस, और दूसरा बिलिरुबिन, ठीक है, बिलिरुबिन। उसके बाद अगर हम हार्मोन्स की बात करें, हार्मोन्स, तो देखो ये हार्मोन निकालता है, एक को कहते हैं हेपरिन। हेपरिन याद आ रहा है? ब्लड जब मैं पढ़ा रहा था तो ब्लड क्लॉट ना हो, बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट ना हो, ब्लड क्लॉट ना हो बॉडी के अंदर, उसके लिए जरूरी होता है हेपरिन का। लेकिन जब बॉडी कट फट जाए तो ब्लड क्लॉट हो, उसके लिए जरूरी होता है फाइब्रिनोजेन का, फाइब्रिनोजेन का, ठीक है। तो देखो, हमने ब्लड के अंदर देखा था कि WBC हो गया, उन सब के अंदर, या जो प्लाज्मा हो गया, उन सब के अंदर कहां कहां पर हेपरिन पाया जाता है, कहां कहां पर फाइब्रिनोजेन पाया जाता था। लेकिन इन सबको प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? इन सबको प्रोड्यूस करने का काम ये लीवर करता है। तो लीवर ये दो तरीके के हार्मोन निकालता है, एक हेपरिन और एक फाइब्रिनोजेन। इतना क्लियर है? ओके। अब देखो, ये लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। अगर आप थोड़े अमाउंट में पॉइजन खाते हो ना, पॉइजन, तो ये लीवर उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने का काम कर देगा। पॉइजन को क्या करेगा? रिड्यूस करने का काम कर देता है, पचा देता है। यानी कि लीवर कैन डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। दूसरा चीज ये क्या करता है? ये जो भी हम खाना वगैरह खाते हैं, हमारे खाने में 3 चीजें होती हैं। क्या क्या? एक तो हो सकता है कार्बोहाइड्रेट होगी, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद दूसरा हो सकता है कि प्रोटीन हो, और तीसरा जो है, तीसरा तो पानी वगैरह रहता है। अभी हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे तो समझेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह क्या होता है। तो देखो, जो कोई भी चीज हम मीठा चीज खाए, चाहे रोटी खाए थोड़ा मीठा आता है, चावल खाए थोड़ा मीठा आता है, कोई भी मीठा चीज खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? फैट में। यूं समझो जैसे दूध है, दूध से पहले दही जमेगा, फिर दही से उसको मट्ठा मारेंगे, छाछ, और उस छाछ से निकलेगा मक्खन। तो उसी तरीके से हम जब खाना खाते हैं तो खाने में होता है कार्बोहाइड्रेट, उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके वो फैट बनाता है। और ये फैट अगर जमा होने लगे, फैट
फैट, फैट, तो इसे जमा फैट को हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल, समझ में आया? कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए खतरनाक होता है, इसीलिए फैट हमारा कोलेस्ट्रॉल में ना कन्वर्ट हो, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है आज के टाइम पीरियड में। क्यों? क्योंकि आज का माहौल ऐसा हो चुका है कि हमारे खान पान में बहुत सारी ये क्या कहते हैं इम्प्योरिटीज आ गई हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा लाइफस्टाइल पूरी तरीके से चेंज हुआ है। तो हमें अगर हेल्दी रहना है तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझा? पहली चीज इसने क्या करा कि इसने कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट किया, कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट किया। अब देखो, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये मीठा होता है, तो मीठे चीजों को अगर तोड़ा जाता है तो उसके अंदर से निकलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ग्लूकोज हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन जब इस ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं हो पाता, जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारा ग्लूकोज हो गया और अगर हमने एक्सरसाइज नहीं की और उस एनर्जी का कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इस ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजेन में, ग्लाइकोजेन में, ग्लाइकोजेन में, समझ में आया? ग्लाइकोजेन में, ग्लाइकोजेन में। अब इन ग्लाइकोजेन को डिजोल्व अगर करना है, ठीक है, फैट वगैरह को अगर डिजोल्व करना है, तो हमारे शरीर में विटामिन ए, डी और ई का होना बहुत जरूरी है। किसका होना जरूरी है? विटामिन ए, डी एंड ई। विटामिन ए, डी और ई का होना बहुत जरूरी है। इसलिए ये जो फैट हैं, इन्हें काम न पड़ने पर ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी डिजोल्व करते जाए, मतलब कि हमारा जो लीवर है उसे डिजोल्व करते जाए, इसलिए लीवर में विटामिन ए और डी क्या होता है? स्टोर रहता है। विटामिन ए और डी स्टोर होता है। जो हम मछली खाते हैं ना, मछली, फिश होती है, फिश है ना, फिश, हाँ, तो ये जो मछली होती है, मछली का देखोगे तो लीवर, जो मछली का लीवर होता है, मछली का लीवर, मछली का तेल भी निकालते हैं या ऑयल, तो मछली के लिवर में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन ए, अगर मछली का तेल बच्चों को मला जा रहा है तो मतलब उसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाएगी। लेकिन जो मछली की बॉडी होती है, बॉडी, बॉडी में पाया जाता है विटामिन डी, विटामिन डी। तो अगर आप मछली खाते हो तो आपको विटामिन डी मिल जाएगा। धूप में रहते हो तो आपके शरीर के अंदर जो स्किन है, स्किन में क्या पाया जाता है? मेलानिन। मेलानिन भी विटामिन डी का प्रोडक्शन कर देता है, और वो विटामिन डी कहाँ स्टोर हो जाता है? लिवर में स्टोर हो जाता है, लिवर में स्टोर हो जाता है, समझा? अब जैसा मैंने कहा कि भाई लीवर पॉइजन को क्या करता है? पॉइजन के अफेक्ट को डिक्रीज कर देता है। इसका मतलब ये नहीं हपच के खूब जो है पॉइजन पी लो। जबरदस्त पॉइजन पी लोगे तो सबसे पहले लीवर ही डैमेज हो जाएगा, ठीक है, लीवर ही डैमेज हो जाएगा। तो इसीलिए जो लोग दारू पीते हैं, दारू एक तरीके का क्या है? पॉइजन है, तो उनका लीवर खराब हो जाता है, उनका लीवर खराब हो जाता है। तो ये समझ में आ गया लीवर कौन से एंजाइम्स को रिलीज करता है और कौन से हार्मोन को रिलीज करता है। एंजाइम में गॉल जूस और बिलिरुबिन, और हार्मोन में हेपरिन और फाइब्रिनोजिन। इसलिए हमारा जो लीवर है, लीवर को हमने किस में रखा है? मिक्स्ड ग्लैंड में रखा है। अब लीवर के ही साथ हमने देखना है पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज के बारे में समझते हैं। देखो, पेनक्रियाज, पेनक्रियाज यानी अग्नाशय। पेनक्रियाज 3 तरीके के एंजाइम निकालता है, एंजाइम, और कुछ हार्मोन्स निकालता है, हार्मोन्स। तो देखो एंजाइम्स कौन कौन से निकालता है पेनक्रियाज? तो LAT, पूर्ण पाचक जूस जिसको कहते हैं, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, है ना, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज फैट को पचाता है, अमाइलेज स्टार्च को पचाता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। जितना डाइजेस्टिव सिस्टम था उसमें पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ हूँ, ठीक है, पूरा अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ था, तो यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब हम यहाँ पर हार्मोन्स के बारे में समझ लेते हैं। तो पेनक्रियाज के अंदर 3 तरीके के हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, और 3 तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए 3 तरीके के सेल्स भी पाए जाते हैं। एक को हम कहते हैं अल्फा सेल, दूसरे को हम कहते हैं बीटा सेल, और तीसरे को हम कहते हैं गामा सेल, ठीक है, गामा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल।
ये 3 तरीके के हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं? तो देखो, अल्फा सेल जो होता है ये ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज करता है। ग्लूकेगॉन हार्मोन को रिलीज करता है। ग्लूकेगॉन हार्मोन को रिलीज करता है। क्या करता है ग्लूकेगॉन हार्मोन? तो जो लीवर ने ग्लाइकोजेन, जो फैट ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट किया था, किसने? लीवर ने। उन्हीं ग्लाइकोजेन को ये ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? ग्लूकोज में। यानी ग्लाइकोजेन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। तो जब कभी भी जैसे हम काम करेंगे, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज से मिलेगी। तो लीवर के पास तो ग्लाइकोजेन रहता है, और अगर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है और हमने अचानक से काम करना शुरू किया तो पेनक्रियाज का अल्फा सेल कहेगा, ए भाई लीवर, वो जो ग्लाइकोजेन है तुम्हारे पास वो मुझे दे दो, उसे मैं फिर से किसमें कन्वर्ट कर दूंगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दूंगा। तो ये जो आदमी काम कर रहा है उसको एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है। या जब हम फास्टिंग रखते हैं और फास्टिंग में कुछ नहीं खाते हैं, तब हमें जिंदा रहने के लिए, हमारे बॉडी को फंक्शन करने के लिए ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो उसमें लीवर में स्टोर ग्लाइकोजेन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा अल्फा सेल। इतना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। उसके बाद आते हैं बीटा सेल। बीटा सेल क्या करता है? इसका उल्टा ही काम है। ये ग्लूकोज को कम करने के लिए, इसको बॉडी में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है, ग्लूकोज को कम करने के लिए इंसुलिन नामक हार्मोन रिलीज करेगा। इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन रिलीज करेगा। इसको इंसुलिन प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन तो होता ही है, सारे के सारे हार्मोन प्रोटीन होते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है कौन? बीटा सेल। अगर इंसुलिन रहेगा तो इंसुलिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कम कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, मधुमेह रोगी होते हैं, उनमें बीटा सेल डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन बॉडी में जनरेट नहीं हो पाता है, तो उनके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है। इसलिए शुगर लेवल को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। समझ में आया? क्या लेते हैं? इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। बूढ़े लोग जो हो जाते हैं उनमें भी ये बीटा सेल काम करना बंद कर देता है। समझ में आया? काम करना बंद कर देता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है। और बुढ़ापे में अगर, इसीलिए 40-45 साल के बाद देखा जाता है अक्सर लोगों को जो बहुत ओबेस होते होंगे, जिनमें बहुत ही फैट जमा होता होगा, उन्हें डायबिटीज होने के चांसेस हो जाते हैं। अब ये जो बीटा सेल होता है या इंसुलिन होता है, इंसुलिन में पाया जाता है जिंक। तो हमारी शरीर में जिंक की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारा ग्लूकोज मेंटेन नहीं रह पाएगा। इसलिए जिंक की मात्रा को अगर बैलेंस करना है तो आप कुछ उपाय कर सकते हो। जैसे एक होता है कड़ी का पत्ता, कड़ी के पत्ते में भी जिंक पाया जाता है। तो आप जो डायबिटिक पेशेंट है उन्हें खाने वगैरह में कड़ी का पत्ता का तड़का मार के दे सकते हो। चावल में कड़ी पत्ता डाल दो, दाल में डाल दो, सब्जी में डाल दो, हर जगह कड़ी पत्ता दो, उन्हें खाने को कहो। इसमें जिंक की मात्रा रहेगी और जिंक उनके शरीर में रहेगा, तो इंसुलिन और जो है उनका ग्लूकोज मेंटेन रहेगा। जो जामुन होता है, जामुन का ये फल नहीं, इसके अंदर का जो बीज होता है, बीज में भी जिंक पाया जाता है, सीड में। ठीक है। तो सीड को क्या करो, जामुन को खा लो। जब जामुन का मौसम आता है, खा के उसका सारा का सारा बिया इकट्ठा करके रख लो, उसको सुखवा के कूट के उसका चूरन बना लो और उसे सुबह शाम फाकते रहो। उससे भी जिंक की मात्रा बॉडी में बढ़ी रहेगी। ठीक है। ओके, इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि जो गामा सेल है, ठीक है, मतलब कि इसमें का कहाँ गया जी, गामा सेल। ठीक है। गामा सेल क्या करता है? तो देखो, गामा सेल जो है वो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन को रिलीज करता है। कौन से हार्मोन? सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, उन सबको मिलाने का काम करता है। जैसे कि हमने खाना खाया, उसमें से कार्ब था, विटामिन था, प्रोटीन था, वो सब को रस को इकट्ठा करके हमारे शरीर में मिक्स कर दे, ब्लड में मिक्स कर दे, उन्हें
मिक्स करने के लिए सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स का रिलीज होना बहुत जरूरी है। तो ब्लड में इन सारी मिनरल्स को, विटामिन्स को मिक्स करने की प्रक्रिया को हम एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी एसिमिलेशन करने के लिए सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं रिलीज होगा तो आप कितना भी खाना खाओ, आपके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि आप मोटे ही नहीं होगे। समझा? तो इसीलिए कुछ लोग को देखते होगे कि वो खाने में तो एक थरिया खाने को खाना खा जाएंगे, लेकिन उनके शरीर में वो खाना लगता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सोमेटोस्टेटिन हार्मोन की कमी हो जाती है। तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उन्हें टॉनिक देता है और वो टॉनिक से उनका जो एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे वो खाना पीना खाते हैं उसमें से मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन जो भी रहते हैं वो सब उनके शरीर को लगने लगता है और उनके बॉडी का ग्रोथ होने लगता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारा जो पेनक्रियास था, अग्नाशय था, वो एंजाइम्स भी छोड़ता है और हार्मोन्स भी छोड़ता है, जिसकी वजह से इसको हमने किस में रखा था? मिक्स्ड ग्लैंड के अंदर रख दिया था। उसी तरीके से हमारा जो टेस्टिस था, टेस्टिस में मैंने बता ही दिया है कि स्पर्म होता है, उसमें वो ब्लड में नहीं मिलता है या उसमें ब्लड नहीं मिलता है, बाकी जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो ब्लड में मिलता है, इसलिए हम टेस्टिस को भी मिक्स्ड ग्लैंड के अंदर रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सारा का सारा ग्लैंड है, चाहे वो एंडोक्राइन हो, एक्सोक्राइन हो या मिक्स्ड हो, वो कंप्लीट होता है। बस यहाँ पर एक छोटी सी चीज याद रख लो कि अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो इनमें सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड होता है, लार्ज ग्लैंड, वो होता है लीवर। ठीक है? अगर एक्सोक्राइन, देखो एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन, इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड में ही रखते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड में। तो यूं समझो कि अगर 4 ऑप्शन दे दे और कहे कि इनमें से सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, और अगर उसमें लीवर हो तो लीवर को मार देना लार्जेस्ट ग्लैंड, क्योंकि सारे ग्लैंड, एक्सोक्राइन हो या एंडोक्राइन हो, इन सब में से सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर। और वही अगर हम क्या कहें कि स्मॉलेस्ट की बात करें, स्मॉल की बात करें, तो ये होता है शरीर के अंदर स्किन में पाए जाने वाला स्वेट ग्लैंड, यानी श्वेत जो ग्रंथियां होती है जो पसीना निकालती हैं, स्वेट ग्लैंड ये स्मॉलेस्ट होती हैं। और दूसरी चीज एंडोक्राइन की अगर बात करें, एंडोक्राइन, तो एंडोक्राइन में जो सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है थायराइड। एंडोक्राइन में थायराइड, जो सिर्फ हार्मोन निकालते हैं, उनमें ये थायराइड होता है। और स्मॉलेस्ट होता है वो होता है पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी। हालांकि पिट्यूटरी से भी छोटा होता है पीयूष ग्रंथ, ये अपना पिनियल ग्लैंड, लेकिन ऑप्शन में पिनियल नहीं होता है, पिट्यूटरी होता है। समझा? तो एंडोक्राइन में बड़ा थायराइड, छोटा पिट्यूटरी, और एक्सोक्राइन या पूरे ग्लैंड में सबसे लार्ज लीवर, और छोटा होता है एक्सोक्राइन में स्वेट ग्लैंड, यानी पसीना निकालने वाली ग्रंथियां। ठीक है? तो यहाँ पर हमारा सारा का सारा जो ग्लैंड चैप्टर है वो खत्म होता है। आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।